हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोग के नियम। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग बनने वाले पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। ये कहलाता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये प्राउस्ट ने दिया। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का भारानुसार अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि के द्वारा क्यों न प्राप्त किया जावे। जल को प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हो सकती हैं, परंतु जल में सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, ये अनुपात सदैव 1:8 होगा। चाहे हम जल को कुएं का जल हो, चाहे नदी का जल हो, चाहे बोरिंग का जल हो, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ जल हो, सभी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 के बराबर होगा। अब इसके बाद तीसरा मैंने तुमको बताया था गुणित अनुपात का नियम। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, मतलब दो तत्व ने आपस में क्रिया की और उन्होंने या तो दो यौगिक बनाए या दो से अधिक यौगिक बनाए। अब देखना क्या है, एक तत्व की निश्चित मात्रा, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है। मतलब एक की मात्रा होना निश्चित और दूसरों की होना भिन्न भिन्न, और जो भिन्न भिन्न रहेंगी वो क्या होगी, एक सरल अनुपात में होंगी। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है, सदैव एक सरल अनुपात में होती है। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है, सदैव एक सरल अनुपात में होती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो तत्व है। दो तत्व आपस में क्रिया करके दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दो तत्व कार्बन तथा ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखो यहाँ 12 कार्बन, क्योंकि एक एक है, 16 ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। यहाँ 12 कार्बन जो है 32 ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। अब देखो निश्चित मात्रा किसकी है, ध्यान से देखो, निश्चित मात्रा है इसकी, अलग अलग भिन्न भिन्न मात्राएं किसकी है, ये इसकी है ऑक्सीजन की। तो क्या हुआ, देखो जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक भी हो सकते यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है, सदैव एक सरल अनुपात में होती है। अब इसका उदाहरण, कार्बन तथा ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं 16 तथा 32, जो कार्बन की निश्चित मात्रा 12 के साथ क्रिया करती है। 16 और 32 का अनुपात क्या होगा बेटा, 1:2। उनका अनुपात जो है वह 1:2 के बराबर होता है। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है, सदैव एक सरल अनुपात में होती है। कार्बन तथा ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके दो यौगिक बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की, देखो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं क्या 16 तथा 32 जो कार्बन की निश्चित मात्रा 12 के साथ संयोग करती है का अनुपात 1:2 होता है। ये हुआ गुणित अनुपात का नियम।
अब इसका एक और एग्जाम्पल है, तो अभी हम केवल एक ही, क्योंकि इसमें केवल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। ठीक, अब इसके बाद है गेलू-सेक का नियम। ये जो नियम है ये गैसों से संबंधित है। गेलू-सेक का नियम, जब 2 गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं। जब 2 गैसें जब ये चौथा नियम, जब 2 गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं यदि उनके द्वारा बना हुआ पदार्थ भी, यदि अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद भी गैस है तो उसका आयतन भी इन गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होगा। दो गैसें जब आपस में रासायनिक संयोग करती हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं यदि इनके द्वारा बना हुआ उत्पाद भी गैस है तो उसका आयतन भी इन गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा, जबकि सभी आयतन समान ताप और दाब जबकि सभी आयतन समान ताप तथा दाब पर ज्ञात किए गए हों। अब देखो H2 ये जो है H2 गैस प्लस Cl2 गैस बराबर 2HCl। H2 गैस, ये गैस है, प्लस Cl2 गैस बराबर 2HCl। देखो ये क्या है, ये बता रही है हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन के एक आयतन से क्रिया करता है तो HCl के 2 आयतन बनते हैं। अब देखना बेटा है क्या हुआ, ये नियम क्या है कि जब 2 गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं। जब 2 गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं यदि इनके संयोग से बना यौगिक भी गैस है तो उसका आयतन भी इन गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होता है। एक आयतन 2 आयतन, इनका सरल अनुपात है 1:1:2, मतलब इनका आयतन क्या 1:1:2, जो कि एक सरल अनुपात है। क्या हुआ, जब 2 गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं यदि संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी इन गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होगा। अब क्या कंडीशन है, जबकि सभी आयतन समान ताप और दाब पर ज्ञात किए गए हों। ऐसा नहीं हो कि एक पहली गैस का आयतन किसी और ताप दाब पर निकाला गया हो, दूसरी गैस का आयतन किसी और ताप और दाब पर ज्ञात किया गया हो। इनमें सभी में क्या कंडीशन है कि सभी आयतन समान ताप और दाब पर ज्ञात किए गए हों। 2 गैसें जब आपस में रासायनिक संयोग करती हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं यदि इनके रासायनिक संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी इन गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है, जबकि सभी आयतन समान ताप और दाब पर ज्ञात किए गए हों। हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन के एक आयतन से क्रिया करके 2 आयतन HCl के बनाता है। ये जो नियम है ये बेटा है गेलू-सेक का नियम। इसका और अच्छा एक उदाहरण है, आगे आप पढ़ोगे, अमोनिया के निर्माण की N2 गैस प्लस 3H2 गैस बराबर 2NH3। वो अच्छा उदाहरण नहीं है, ये जो है ये एक आयतन, यह है 3 आयतन और यह है 2 आयतन। लिखा ना आगे,
एक आयतन, इसके आगे एक है, ये 3 और ये 2, तो इनका जो आयतन है 1:3:2। मतलब जब दो गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती है तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं। यदि इनके द्वारा बना हुआ उत्पाद भी या पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी इन गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होता है, जबकि सभी आयतन समान ताप पर दाब पर ज्ञात किए गए हों। ये हुआ तुम्हारा नियम, गैलुसेक का नियम। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एवोग्रेडो का नियम। एवोग्रेडो का नियम या एवोग्रेडो का नियम। तो ये नियम क्या है कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यदि हम 10 लीटर आयतन में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन गैसों को अलग अलग सिलेंडर में लें, यदि हम 10 लीटर आयतन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को अलग अलग सिलेंडर में ले तो क्या देखेंगे हम, इनमें अणुओं की संख्या समान होती है। तो क्या हुआ नियम कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे कहते हैं एवोग्रेडो का नियम। ठीक, देखो आज हमने पहले पढ़ा गुणित अनुपात का नियम। तो ये क्या था कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है सदैव एक सरल अनुपात में होती है। कार्बन तथा ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा 16 तथा 32 जो कार्बन की निश्चित मात्रा 12 के साथ संयोग करती है एक सरल अनुपात 1:2 में होती है। इसके बाद गैलुसेक का नियम, जब गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती हैं तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं। यदि इनके रासायनिक संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी इन गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होता है। यदि सभी आयतन समान ताप व दाब पर निर्धारित किए गए हों या ज्ञात किए गए हों। एक N2 + 3H2 = 2NH3, एक आयतन नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया के 2 आयतन बनाती हैं। एक आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया के बनाती है। ये हो गया। इसके बाद एवोग्रेडो का नियम। तो क्या हुआ, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे कहते हैं एवोग्रेडो का नियम। अब बेटा अगला आया, ये अब हमारा इंपॉर्टेंट चीजें चालू हुई, डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन का परमाणुवाद। अब शब्द आया परमाणुवाद। ये जो है ये शब्द आया परमाणु या एटम, इसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हमने कोई एक छोटी सी चीज ली, एक चाक ली, इस चाक को हम थोड़ा छोटा 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 और करते गए तो क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को हम और छोटा और छोटा और छोटा करते जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जो पदार्थ जो चीज प्राप्त होती है वो कहलाती परमाणु। मतलब क्या नियम है, डाल्टन के परमाणुवाद की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक, चाहे कोई भी वस्तु हो, वह वस्तु छोटे छोटे
कणों से मिलकर बनी होती है, इन कणों को परमाणु कहते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, दूसरा ना ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा, एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, परंतु वे दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, परंतु वे दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। मतलब सोने के परमाणु सोने के समान होंगे। सोने जैसे हमारे पास एक सोने की अंगूठी है, एक चांदी की अंगूठी है, और एक हमने कहा एल्युमिनियम की गंजी है। तो क्या कहेंगे हम कि सोने की जो अंगूठी के पूरे परमाणु है सोने के, वो है ना, क्या हुआ, एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, परंतु वे दूसरे तत्व के परमाणु से सर्वथा भिन्न होते हैं। मतलब सोने के परमाणु सोने के समान होंगे, चांदी के परमाणु चांदी के समान होंगे, परंतु सोने के परमाणु चांदी के परमाणु से भिन्न होंगे। तो क्या हुआ, पहली डाल्टन का परमाणुवाद की अवधारणाएं निम्नलिखित है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, परंतु वे दूसरे तत्व के परमाणु से सर्वदा भिन्न होते हैं। अर्थात सोने के परमाणु सोने के समान होंगे, चांदी के परमाणु चांदी के समान होंगे, परंतु सोने के परमाणु चांदी के परमाणु से सर्वदा भिन्न होते हैं। तीसरा, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, डाल्टन का परमाणुवाद, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारे पास लोहे की एक अलमारी है, तो ये लोहे की अलमारी है, तो इसका सबसे छोटा कण जो होगा वो होगा लोहे का परमाणु। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, इन कणों को हम परमाणु कहते हैं। एक तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, परंतु वे दूसरे तत्व के परमाणु से सर्वदा भिन्न होते हैं। अर्थात सोने के परमाणु सोने के समान होंगे, चांदी के परमाणु चांदी के समान होंगे, परंतु सोने के परमाणु चांदी के परमाणु से भिन्न होंगे। तीसरा, परमाणु अविभाज्य होता है, इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। चौथा, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये हुआ तुम्हारा डाल्टन का परमाणुवाद। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु बहुत छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। पहली अवधारणा, एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, परंतु वे दूसरे तत्व के परमाणु से सर्वदा भिन्न होते हैं। सोने के परमाणु सोने के समान होंगे, चांदी के परमाणु चांदी के समान होंगे, परंतु सोने के परमाणु चांदी के परमाणु से भिन्न होते हैं। परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। चौथा, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा डाल्टन का परमाणुवाद। अब बेटा इसके बाद थोड़ा देखो कॉन्सेप्चुअल चीज चालू हुई। अब मेरे को पढ़ाना है आपको परमाणु, और इसके साथ साथ पढ़ाना है अणु, परमाणु के साथ परमाणु द्रव्यमान और अणु भार या आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या और इसके बाद आणविक द्रव्यमान। तो पहले ये समझो परमाणु और अणु। देखो अब परमाणु मतलब यही डाल्टन का परमाणुवाद कि प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा जो कण होता है वो कहलाता है परमाणु। तो परमाणु होते हैं तत्व के, जैसे अब देखो हाइड्रोजन H ये परमाणु है, हीलियम He ये परमाणु है, लिथियम Li ये परमाणु है, Li
Be, B, C, N, O, F और N, ये सब जो है, ये सब सभी जो है वो परमाणु है। अब ये जो परमाणु है ये आपस में जब क्रिया करते हैं तो ये आपस में सहयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। अब ये जो है ये तत्व है Na, फिर उसके बाद Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl और Ar। अब देखो ये आपके जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके जो डिस्क्रिप्शन खोलेंगे उसमें इसके हैंडमेड नोट्स हैं, जिसको आपको पहले उतारना है, उसके बाद ही ये वीडियो देखना है। आप हैंडमेड नोट्स को उतार कर ये वीडियो देखेंगे तो आपको सभी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। उन नोट्स में इन तत्वों के 1 से लेकर 18 तक तत्व हैं, इन तत्वों के नाम, इनके संकेत, इनके परमाणु द्रव्यमान और इन परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। अब शब्द आए परमाणु क्रमांक तो ये मैंने लिख दिए हैं, ये तुमको आएंगे अगली यूनिट में काम, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो देखो अभी तुमको बताऊं मैं, ये हो गया हाइड्रोजन H, अब हुआ हीलियम H। अब देखना समझना, अब H से 2 हो गए, अब खोज हुई तो एक हो गया हाइड्रोजन। अब प्रश्न हुआ कि यार ये भी इसका नाम भी हीलियम है, ये भी H से है तो अब क्या किया, इसमें E जो है वो छोटा कर दिया, मतलब H और ये हुआ E, ये हुआ हीलियम। अब देखो Li, अब यदि ये I बड़ा कर देंगे तो आयोडाइड हो जाएगा। जब यदि I बड़ा कर देंगे तो ये आयोडाइड हो जाएगा, पर ये I छोटा है तो ये क्या है, ये है लिथियम। Be, ये है बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब देखो ये भी N है, ये भी N है, ये N जो है वो नाइट्रोजन है और ये जो N है ये है नियॉन। चलो ठीक है, तो बेटा इसके आगे का जो है आपको कल मैं पढ़ाऊंगा परमाणु अणु, परमाणविक द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान। ओके बेटा, थैंक यू।